हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो बाय 6.5% टू 7% दिस ईयर। इस साल जो इकोनॉमी है वो 6.5% से कितना ग्रो करेगी? 7% ग्रो करेगी। ये सर्वे जो है वो कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे while the 2024 economic survey said the economy is resilient, it warned about widening inequality and the need to add lakhs of jobs annually। अब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? 2024 इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है, 2024 इकोनॉमिक सर्वे। तो 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या कह रहा है? एक मिनट, कि जो ग्रोथ है, ठीक है ना, इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो बाय 6.5% टू 7%। कितना ग्रो करेगी इकोनॉमी? 6.5% से 7% ग्रो करेगी, ये डाटा कह रहा है। बट हमें और क्या पता चल रहा है? हमें ये भी पता चल रहा है इनइक्वालिटी आ रही है एंड नीड फॉर लैक्स ऑफ जॉब्स एनुअली। हर साल जॉब बढ़ाने की ज़रूरत जो है वो बढ़ेगी। ठीक है ना, जॉब्स बढ़ानी पड़ेंगी। तो आइए पढ़ते हैं। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ ब्रॉडली कॉट अप विद प्री कोविड ग्रोथ ट्रेंड्स। जो प्री कोविड ग्रोथ ट्रेंड्स थे वो हम कॉट कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का ये बोल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ये 23-24 का सर्वे है। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें ये भी बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो ये भी लिख लेंगे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंथा नगेश्वरन। ठीक है ना, तो दिस इज 2024 इकोनॉमिक सर्वे 23-2024। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो 7% हो सकती है। इनइक्वालिटी देखी जा रही है, जॉब्स बढ़ाने की ज़रूरत है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो वी अनंथा नगेश्वरन है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बता रहे हैं विद लेस देन 4 मंथ्स टू गो। अब यार देखो, यूएस के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं लेस देन 4 मंथ्स रह गए, यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं, नया प्रेसिडेंट आएगा, जिसमें जो बाइडन जो है वो कहते हैं कि मैं तो अब प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कैंडिडेट है वो प्रोबेबली कमला हैरिस हो सकती हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट अभी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बाइडन ने क्यों बोला कि मैं अब और इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, प्रेसिडेंट दोबारा नहीं बनूंगा। यूएसए में एक वन कैंडिडेट कैन बिकम प्रेसिडेंट 2 times ओनली। हाँ, वहाँ पे लिमिट है, एक कैंडिडेट 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है ना, जो बाइडन तो एक ही बार बने, तो एक बार और बन सकते थे बट वो नहीं बने। क्यों? ये कहा जा रहा है कि शायद क्योंकि जो गैफ्स और फंबल्स, तो गैफ क्या होता है? अनइंटेंशनल एक्ट और रिमार्क कॉजिंग एम्बेरसमेंट टू इट्स ओरिजिनेटर, बुढ़ापे की वजह से। फंबल टू डू और हैंडल समथिंग क्लमजीली। ठीक है ना, क्लमजीली चीज़ों को हैंडल करना, तो वो होता है, राइट। अब यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। तो यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसके अंदर हमें पता चल रहा है कि डेमोक्रेट्स का जो कैंडिडेट जो है वो कमला हैरिस बोला जा रहा है। अभी ये फिक्स नहीं है, ये तो जो बाइडन ने बोला कि हाँ कमला हैरिस को ले लो। ठीक है ना, बट पार्टी भी डिसाइड करती है, वोटिंग होती है। जो बाइडन टू नॉट रन फॉर इलेक्शंस, मतलब वो इस रेस में नहीं भाग रहे हैं। ठीक है ना, वो वोटें नहीं मांगे, वो कह रहे हैं कि भैया मेरा जनवरी तक का है, 2025 तक का, वो पूरा करके हम घर को चले। ठीक है, when the final tally of delegates at the Democratic Convention will determine which candidate ultimately wins the party's nomination for the election। तो यहाँ पे पार्टी डिसाइड करती है, तो वो डिसाइड होगा मिस हैरिस टू मेक हिस्ट्री एज यूएस फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन पर्सन वुमेन ऑफ कलर नॉमिनी फॉर प्रेसिडेंट एंड द सेकेंड वुमेन फॉलोइंग हिलेरी क्लिंटन रन अगेंस्ट मिस्टर ट्रंप। तो ट्रंप के अगेंस्ट 2016 में कौन भागी थी? हिलेरी क्लिंटन भागी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब कमला हैरिस से रिलेटेड हम चीज़ें लिख लेते हैं। कमला हैरिस,
कमला हैरिस से रिलेटेड अगर हम चीज़ें लिखें तो इसमें सबसे पहली क्या बात होगी, ठीक है ना, शी इज़ अ मेक हिस्ट्री एज यूएसए's फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन, ये इंडियन ओरिजिन की हैं, एंड वुमेन ऑफ कलर नॉमिनी फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है ना, अगर ये बन जाती हैं तो ये फैक्ट इनके साथ जुड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, इनका इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, कावड़ यात्रा, जो कावड़ यात्रा है, जो कहा था कि जो स्टॉल्स हैं, ठीक है ना, जो फ्रूट्स बेच रहे हैं या खाना बेच रहे हैं, ईटरीज हैं बेसिकली, वो अपने और अपने एम्प्लॉयज़ का नाम मेंशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। The Supreme Court on Monday prohibited the enforcement of directives issued by उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कौन सी स्टेट्स ने ये डायरेक्टिव दिया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट्स ने ये दिए हैं। Requirements inquiring food stalls en route the Kanwar Yatra to prominently exhibit the names and other identity details of their owners and employees. A bench of Justice Hrishikesh Roy and SVN Bhatti said stall hawkers, vegetable sellers, dhaba owners on the Kavarya route were free to display the kind of food they sold, but should not be compelled by the police to display. वो compel नहीं करे जा सकते, cannot be forced कि उनको पुलिस फोर्स नहीं कर सकती उनको कि अपने नाम या अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो रिवील करें। ठीक है, उसके बाद द कोर्ट सेड इट वाज परमिसिबल फॉर अथॉरिटीज टू इंश्योर दैट कावड़ियाज वर सर्व्ड वेजिटेरियन फूड। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि वेजिटेरियन फूड ही दिया जाए उनको, जो भी उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेज हैं कि लहसुन प्याज नहीं डालना है वो ना डाला जाए। हाउएवर द पुलिस कुड नॉट अनसर्व द पावर्स ऑफ, अब यहाँ पर हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट रिक्वायर फूड स्टॉल्स इन रूट मतलब ऑन रूट ऑफ द कावड़ यात्रा to exhibit the names and other identity details of their owners and employees। ठीक है ना, तो यहाँ पर उनके ओनर्स और एम्प्लॉयज़ के बारे में पूरी डिटेल्स जो है वो दिए जाए। ये ऑर्डर किसने दिया था? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोहिबिटेड इन्फोर्समेंट ऑफ दिस ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट कहता कतई नहीं करने दूंगा ऐसा। ठीक है ना, उसके बाद अब नहीं कंपेल कर सकते उनको, ये बोला गया। बस हमें ये पता होना चाहिए कौन सी सरकारों ने ऑर्डर दिया था। In recent period, climate change and environmental degradation have significantly affected the safety and health of workers worldwide. अब देखो यार, अगर आपको, ठीक है ना, अगर आपको 1 आवर सन में चल कर के अपनी फैक्ट्री जाना पड़ रहा है काम करने के लिए, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी ना, काम करने की क्षमता जो है वो इफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी। अगर आप जहाँ काम करो वो बहुत गर्मी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी ना, मे बी 1-2 घंटे से तो हो ही जाती है, ठीक है, जल्दी थक जाओगे। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं अभी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट जो है वो बढ़ रही है, या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, चाहे वो हीट हो चाहे कोल्ड हो, वो बढ़ रही है। और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो काम करने की क्षमता, द अमाउंट ऑफ वर्क वन कैन डू, वो इफेक्ट करती हैं। तो हीट स्ट्रेस जो है इज एंटिसिपेटेड टू इफेक्ट लेबर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, in turn reducing work hours and hindering the international labor organization objective of promoting fair and decent employment. Workers who are particularly vulnerable to climate change hazards sometimes cannot cease working despite hazardous conditions. अब even though गर्मी है, काम करने की कंडीशन बहुत ख़राब है, वो कह रहे हैं कि वो फिर भी they cannot give up work, क्योंकि उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस नहीं अलाउ करते कि वो वर्क गिव अप कर दे। जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं वो ऐसे हैं कि वो वर्क गिव अप नहीं कर सकते।
ठीक है जी। उसके बाद द मेन हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ हीट स्ट्रेस ऑफ वर्कर्स इंक्लूड हीट स्ट्रोक, उनको हीट स्ट्रोक आ जाता है, हीट क्रैम्प्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एक्यूट किडनी इंजरी, फिजिकल इंजरी। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, क्या है IPCC? ये यूनाइटेड नेशंस की पैनल है जहाँ पर कंट्रीज मिलती हैं क्लाइमेट चेंज से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम विद इन द लिमिट रह सकते हैं कि हम इतना टेम्परेचर ना बढ़ाएं कि अर्थ में जीना मुश्किल हो जाए, वो बात करते हैं ये। स्टेट्स दैट टू रिटेन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इट इज नेसेसरी टू मेंटेन अ कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ रफली 37 डिग्री सेल्सियस। जितने भी ऐसे राइटिंग वाले बच्चे हैं वो ये ज़रूर ये फैक्ट नोट करें कि अगर हमें हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो सही है काम करने के लिए, बट अगर 38 डिग्री सेल्सियस 37 से ऊपर हो जाता है तो हमारी फिजिकल और कॉग्निटिव सोचने की और फिजिकल शक्तियाँ जो होती हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं। ILO said estimated that heat stress is projected to reduce total working hours। टोटल वर्किंग आवर्स पे इफेक्ट पड़ेगा जितना काम कर पाएंगे लोग, ठीक है ना। तो ये हीट उसका है, क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट ये भी है, ठीक है ना। तो ये ऐसे राइटिंग वाले हैं, दूसरों वालों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आ जाए तो मैंने समझा दिया है। इट हैज़ बीन क्लोज टू 5 decades सिंस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वॉज इंजर्ड और असैसिनेटेड। अब US के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है, यस। तो वो कह रहे हैं कि बटलर काउंटी पेंसिल्वेनिया में हुआ है ये। थॉमस मैथ्यू ने ये कांड किया। थॉमस मैथ्यू जी तो भगवान को प्यारे हो गए, उनको गोली मार दी। बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेशन मतलब मारना चाहा था बट नहीं मार पाए। अब आगे चलेंगे, ये हम नोट कर चुके हैं, रेपिटेशन है। द वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। अब यार कल हमने बांग्लादेश के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करी है एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि वहाँ पर कोटा रिजर्वेशन रिलेटेड इशू है और वहाँ पे एजुकेशन में कोटा नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा है। ये वाला भी आपको पता चल गया होगा। जो लिबरेशन वॉर बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ हुई, जो उसके फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके डिसेंडेंट्स को जो है कोटा दिया जाता है, या कुछ ट्राइबल्स या कुछ और हैं जिनको माइनॉरिटीज़ को वो लोग कोटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोटा रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि ख़त्म कर दिया गया था फिर आ गई थी तो वो चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि जो ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड कोटा सिस्टम, ये नोट नहीं किया हमने कल, ये कर लेते हैं। ओल्ड कोटा सिस्टम, ओल्ड कोटा सिस्टम ऑफ, ओल्ड कोटा सिस्टम ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना। ओल्ड कोटा सिस्टम ऑफ बांग्लादेश, 56% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 30% फॉर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ पे 30%, 56% कोटा था वहाँ पर, जिसमें से 30% रिजर्वेशन किसके लिए थी? जो फ्रीडम फाइटर्स के आगे बच्चे थे, ठीक है ना। ये ओल्ड सिस्टम है, कल हमने पूरा का पूरा नोट कर लिया था, तो ठीक है। अब आगे चलेंगे। केस फॉर रेगुलेटिंग गिग बेस्ड वर्कर्स। गिग बेस्ड वर्कर्स कौन से? ऊबर ओला वाले, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें जो समझने की बात है, ऊबर ओला वालों का क्या दिक्कत है? ऊबर ओला, जोमेटो, स्विगी, ठीक है ना, जो भैया दीदी हमारे घर आते हैं ये सामान देने के लिए, या फिर जिनके साथ हम टैक्सी वगैरह पे जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अब ये जो है इन लोगों को क्या बोलते हैं? इनको पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है ना, इनको पार्टनर्स बोलते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, ये एम्प्लॉयज़ नहीं है, दे आर नॉट एम्प्लॉयज़। अब क्या फ़ायदा होता है एम्प्लॉय होने का? एम्प्लॉय होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारी सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है ना, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, ठीक है ना, जैसे कि कोई आपदा आ गई वर्ल्ड के अंदर, जैसे कोविड आया था तो सैलरी मिलती है फिर भी, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड होते हो आप, फिर भी सिक्योरिटी के अंदर प्रोटेक्टेड होते हो। बट व्हाट अबाउट दीज पार्टनर्स? दे आर नॉट एम्प्लॉयज़, ये तो एम्प्लॉयज़ है नहीं, नॉट एम्प्लॉयज़, दे आर नॉट एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो फिर इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना रिटायरमेंट फंड, कुछ भी नहीं मिलता इनको, ठीक है ना। जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा मिलेगा, ठीक है ना, कोई हॉलिडे नहीं मिलती है, पेड हॉलिडे नहीं मिलती है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं मिलता है। किसको? पार्टनर्स को। अब ये चीज़ पहले रियलाइज़ नहीं हुई थी,
ठीक है ना, इसकी पहले पता ही नहीं चला कि अच्छा ये ठीक नहीं है। जैसे ही कोविड आया तब पता चला कि इन लोगों का क्या होगा, कोविड आया तो इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि ये तो पार्टनर्स हैं, कमीशन बेस्ड अर्निंग है कि कितना चलाएंगे उसके बेस पे इनको पैसा मिलेगा, उसमें से जो काम किया कुछ कंपनी ले जाएगी, कुछ इनको मिलेगा। ठीक है ना, काम नहीं किया, कमीशन इन्होंने नहीं कमा के दिया कंपनी, तो कंपनी इनको नहीं देगी। बट दिस इज नॉट राइट, क्योंकि क्यों राइट क्यों नहीं है? बिकॉज नंबर ऑफ गिग वर्कर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, नंबर ऑफ गिग वर्कर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, अब इनकी प्रोटेक्शन के लिए तभी राजस्थान सबसे पहले 2023 में लॉ लेकर आया था, और अब कर्नाटका भी इसी चीज़ पे काम कर रहा है, कर्नाटका भी इसी चीज़ पे काम कर रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। The Karnataka government intend to introduce a legislation for the welfare of gig workers is a welcome and necessary step. एडिटर क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वेलकम वाला स्टेप है। It securely addressed the three big myths propagated. The first myth that aggregators sell to promote platform work is that they have no boss. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहले बोला कि उनका कोई बॉस नहीं है, कोई टाइम नहीं है काम के आने वाला, और ये तो पार्ट टाइम वर्क है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग अपनी जो घर है वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्टनर सिस्टम से, मतलब जोमेटो उबर ओला करके ही चला रहे हैं। ठीक है ना, इनका काम जो है कमीशन बेस्ड है, एल्गोरिदम की इनकी कितनी रेटिंग है क्या है उसके ऊपर बेस्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कह रहे हैं कोई ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी वाला काम नहीं है। ठीक है ना, इनको बहुत काम करना पड़ता है, नंबर ऑफ आवर्स टू अर्न, जो इनको कमीशन मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो ये बात हो रही है गिग वर्कर से रिलेटेड। हमको यही याद रखना है कि पहले राजस्थान लॉ लेकर आया था और अब कर्नाटका इस पर कर रहा है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। एंड हु आर गिग वर्कर्स ये पता होना चाहिए बस। ठीक है ना, बाकी जो यहाँ पर राम कहानी लिखी हुई है ये आपको पेपर में नहीं आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, ये सब ये छोड़ो। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर हम मनी बिल की बात करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज हम इस पे ही टाइम लगाने वाले हैं अपना, मनी बिल पे। ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज अग्रीड टू लिस्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस द पिटिशन चैलेंजिंग द मनी बिल, रूट टेकन बाय सेंटर टू पास कंटेंशियस लॉज एंड अमेंडमेंट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या है। देखो यार, बिल्स क्या होते हैं? व्हाट आर बिल्स? दे आर प्रपोजल्स, प्रपोजल दैट लॉ शुड बी। ठीक है ना, व्हाट लॉ शुड बी, कि लॉ क्या होना चाहिए। बिल्स क्या है कि लॉ कैसा होना चाहिए, प्रपोजल दैट व्हाट द लॉ शुड बी। ठीक है ना, अब जब सॉरी फॉर द वर्ब, बिल के ऊपर डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है, ये सब होता है, बिल पास हो जाता है, बिल पास हो जाता है। ठीक है ना, अब बिल पास हो जाता है तो बिल जाता है प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास और फिर ये होता है। बट इसके बीच में कुछ टाइप्स ऑफ बिल्स भी हैं, जैसे मनी बिल। ठीक है ना, मनी बिल जो है क्योंकि वो पैसे वाला बिल है, उसको स्पेशल कुछ पावर्स हैं, स्पेशल कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। ठीक है ना, तो इजीली पास हो जाता है। तो वो अब पढ़ेंगे हम क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सर्टेन कैटेगरीज ऑफ बिल्स दैट डील विद फाइनेंशियल मैटर्स एज मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स। आर्टिकल 110 1A to F डिफाइंस अ मनी बिल। ठीक है ना, अब यहाँ पर आर्टिकल 110 सॉरी फॉर द कॉफिंग, ये क्या करता है? डिफाइंस अ मनी बिल एज अ बिल दैट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस dealing with one or more of 6 specific matters। ठीक है ना, अब इन्होंने 6 कैटेगरीज दी हुई है, उसके अंदर बिल फॉल करना चाहिए। They relate to taxation, borrowing by government, custody of consolidated fund और contingency fund and payment, withdrawal of
of money from such fund, appropriation out of consolidated funds। तो मतलब इन वाली कैटेगरीज में अगर वो फॉल करता है, वो कौन सी कैटेगरीज है कि वो टैक्सेशन से डील करता है, कोई बिल है, लॉ जो है वो टैक्सेशन से डील करता है, पैसे मांगने हैं गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो करने हैं, कंसोलिडेटेड फंड से, कंटीजेंसी फंड से डील करता है, तो वो मनी बिल है और उस पर जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है वो लगती हैं। ठीक है ना, ये प्रोवाइड होता है। तो आर्टिकल 110(1) जो है, आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 117 है, यस ये आर्टिकल नंबर्स आपको याद रखने हैं। 17 प्रोवाइड्स फॉर टू different categories of financial bills. Category 1 contains any 6 matters mentioned in Article 110, and Category 2 bills do not contain any above 6 matters but would involve expenditures from consolidated fund। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि देखो यार आर्टिकल 110 जो है, क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल 110 जो है वो बात करता है कि मनी बिल क्या है। अगर आप टैक्स से रिलेटेड बात कर रहे हो, कैसे पैसा लेना है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड की बात कर रहे हो, या फिर फाइनेंशियल बिल जो है आर्टिकल 117 में बात करी हुई है। फाइनेंशियल बिल्स कौन से हैं, वो सारी चीज़ें जो आर्टिकल 110 में बात करी हुई हैं, प्लस वो चीज़ें जो बात करती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बट उनकी बात ये 6 मैटर्स में नहीं हो रही है। तो आर्टिकल 117 और 110 हमने बहुत शॉर्ट में समझ लिया है और हमें याद हो जाना चाहिए अब तक। उसके बाद वो हमें बता रहे हैं प्रोसीजर फॉर मनी बिल। ठीक है ना, प्रोसीजर लिखेंगे, प्रोसीजर फॉर मनी बिल, कि मनी बिल का प्रोसीजर क्या है। मनी बिल का जो प्रोसीजर है आर्टिकल 109 और मनी बिल, ये पहले पढ़ लेते हैं फिर हम करेंगे। आर्टिकल 109 अ मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। कोई और बिल जो है वो चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो, ऑप्शन रहती है, बट जो मनी बिल है, जो पैसों का बिल है, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। आफ्टर इट इज पास्ड इन द लोकसभा, द राज्यसभा हैज ओनली 14 days टू प्रोवाइड इट्स रिकमेंडेशन ऑन सच अ बिल विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। राज्यसभा के पास 14 दिन ही है कि वो रिकमेंडेशन दे सके, और ये जो रिकमेंडेशंस है वो लोकसभा एक्सेप्ट करे या ना करे, ये लोकसभा की मर्जी है। ठीक है। मनी बिल डील ओनली विद फाइनेंशियल मैटर्स दैट आर क्रूशियल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। Hence the constitution provides for special procedure that effectively requires only the approval of Lok Sabha where the ruling government enjoys a majority। तो यहाँ पर लोकसभा की ही मेजोरिटी जो है वो मैटर करती है। It has its origin in UK। यूके में ये ओरिजिनेट हुआ था। तो यहाँ पे आर्टिकल 109 किस चीज़ के बारे में बात करता है, प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। और प्रोसीजर ऑफ मनी बिल का क्या है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, शैल बी मतलब सिर्फ और सिर्फ शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, ओनली इन लोकसभा। आफ्टर इट इज पास्ड इन लोकसभा, राज्यसभा हैज only 14 days to provide its
recommendations which may or may not be accepted by लोकसभा। और यहाँ पर एक और बात भी है, अगर 14 दिन के विद इन रिकमेंडेशंस नहीं भेजी गई तो बिल विल बी डीम टू पास। 14 डेज होते हैं किसके पास, राज्यसभा के पास। उसके बाद अब ये सर्टिफिकेशन ऑफ बिल कौन करता है कि ये मनी बिल है या नहीं, ठीक है ना। सर्टिफिकेशन ऑफ अ मनी बिल, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्टिफिकेशन मतलब डिसाइड कौन करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं, बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, बाय स्पीकर। अब यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है कि जैसे आधार का बिल था, ठीक है ना, आधार आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड चेंजेस आधार एक्ट में करनी थी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस होते हैं उनके अंदर चेंजेस करने थे, तो इन्होंने ये वाले लॉज के अंदर भी अमेंडमेंट मतलब चेंजेस जो हैं वो क्या बोल कर ला दी कि ये मनी बिल है। क्या ये सच में मनी बिल है, क्या इसकी कैटेगरी में फॉल करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। इतनी सी बात इन्होंने इतनी लंबी राम कहानी में कही हुई है जो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। फ्रांस में इस बार ओलंपिक्स हो रहे हैं। मैंने कल ही पूछा था कि कहाँ कहाँ पर हुए हैं, बहुत बच्चों ने बताया भी। तो फ्रांस में ओलंपिक्स अभी तक समर ओलंपिक्स 3 बार हो चुके हैं। पहले 1900 में हुए थे, ठीक है ना, उसके बाद 1924 में हुए और अब 2024 में हो रहे हैं। तो यह यहाँ पर ना याद करना बहुत ही इजी है। 1900 में हुए, 1900 में हुए, ठीक है ना, 1924 में हुए, 2024, ये 24 कॉमन है। 19 में हुए 1900, 24 1920, ठीक है ना, ये है फ्रांस में इतनी बार ओलंपिक्स हुए हैं। समर ओलंपिक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है इमैनुअल मैक्रोन, वो कह रहे हैं कि इमैनुअल सेड फ्रांस वाज रेडी टू होस्ट द पेरिस ओलंपिक्स एज ही विजिटेड द एथेंस विलेज बनाया है 4 days बिफोर गेम्स बिगिन। वी आर रेडी एंड वी विल बी रेडी थ्रू आउट द गेम्स। द गेम्स रिटर्न टू द फ्रेंच कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1924। तो 1900 में हुए, 1924 में हुए, 2024 में हुए। फ्रांस में ओलंपिक्स 3 बार हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आईओसी कॉन्फर्स, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उनको अभिनव बिंद्रा जो कि शूटर है इंडिया के, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, ठीक है ना, ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है, उनको क्या दिया है, हैज बीन अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिनव बिंद्रा, ही इज अ शूटर and an Olympic gold medal winner, ठीक है ना। अभिनव बिंद्रा को क्या मिला है, हैज बीन अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है ना। इन्होंने ओलंपिक में इंडिया में भी बहुत हेल्प करी है, तो इनके आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए इनको आईओसी दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको ओलंपिक ऑर्डर जो है वो दिया है, विच इज अगेन अ वेरी 100% काइंड ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूर दे फ्रांस का विनर कौन है, ताडेज पोगाकार। पोगो से मैंने याद कराया था ना, ये है, ये कहते हैं ओलंपिक में नहीं करेंगे, बहुत साइकिल चला ली, अब नहीं चला रही। नेशनल हर्लेट केस जो है, इसके अंदर ना कुछ इन्होंने घपला घोटाला ऐसा लग रहा है किया है सोनिया गांधी राहुल गांधी ने। इनका मतलब बिजनेस जो था वो लोगों के नाम पर था, ठीक है ना, और फिर इन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफर कर दिया, लोगों के पैसे डूब गए कि कहते हैं हम रख लेंगे। अब इसके अंदर रिप्लाई फाइल करना है, तो देखते हैं क्या होता है। अब सेफ्टी इश्यूज आर अ कंसर्न, रेलवे एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि हाँ सेफ्टी जो है वो कंसर्न है। कवच हैज़ बीन डिप्लॉयड इन 1465 रूट किलोमीटर इन साउथ सेंट्रल रेलवेज सर्विसेज। तो यहाँ पे कवच क्या है, कवच जो है ना वो मतलब सिग्नलिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ट्रेन प्रोटेक्शन, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन,
ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ठीक है, मतलब मान लो वो ब्रेक लगाने भूल गए, ठीक है, और सामने ट्रेन है तो ये ब्रेक लगा देंगे, बट ये इतना ज़्यादा लगा नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, लगा रहे हैं। उसके बाद प्रपोज्ड EU कार्बन ऑर्डर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये क्या है। CBAM नाम की चीज़ है, CBAM। ठीक है, CBAM की फुल फॉर्म लिख लेते हैं पहले। इट इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये लिख लेंगे। ये कहाँ का है, यूरोपियन यूनियन लेकर आ रही है इसको। ठीक है ना। अब इसमें क्या होने वाला है, ये यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है इसकी, ठीक है ना, बट मैं आपको समझा देती हूँ मोटी मोटी भाषा में, लिखना नहीं है, समझना है पहले। अब क्या है, मान लो यूरोप में कुछ बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके अंदर वो इंश्योर कर रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है वो ज़ीरो या मिनिमम हो, पॉल्यूशन जो है वो ज़ीरो या मिनिमम हो। अब इस पॉल्यूशन को ज़ीरो या मिनिमम रखने के लिए पैसा लग रहा है, ठीक है ना, कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो जो अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस बनता है वो ज़्यादा प्राइस होता है। ज़्यादा प्राइस होता है किसके साथ कंपेयर में ज़्यादा होता है, कंपेयर टू अगर एक प्रोडक्ट इंडिया में बना है, अगर एक प्रोडक्ट इंडिया में बना है, जहाँ प्रोडक्ट बना है, ठीक है ना, और पोल्यूशन का कोई वो नहीं है, जितना मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो ये कम प्राइस होगा, ठीक है ना, कम प्राइस होगा। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में जाएंगे, दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में जाएंगे, दोनों सेम क्वालिटी है, सब कुछ सेम है, तो तुम कौन से वाला खरीदोगे, बताओ कौन से वाला, ज़्यादा प्राइस वाला या कम प्राइस वाला? मोस्टली लोग कम प्राइस वाला खरीदेंगे, है ना। अब यूरोप कह रही है कि देखो हमारे देश में जो ये सामान इंडिया से या किसी और एनी अदर कंट्री से आ रहा है, जहाँ पॉल्यूशन पे कोई रोक टोक नहीं है, हम टैक्स लगाएंगे पॉल्यूशन पे, कि तुमने इतना पॉल्यूशन वर्ल्ड में किया है, ये बनाने के लिए हम टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी यूरोप वाली कंट्री सफ़र कर रही हैं क्योंकि तुम्हारी वाली इस प्रोडक्ट को सस्ता बना पा रही है, क्योंकि उनको पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि उनके यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल माइनस है, कि कोई चक्कर नहीं है, जितना मर्जी कर लो, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या लेकर आए, CBAM लेकर आए। कौन लेकर आए, ये CBAM लेकर आए। एक मिनट ये रिमूव कर दो, CBAM लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो अब CBAM अगर हम लिखते हैं तो क्या है, ये आर टेरिफ्स, आर टेरिफ्स, आर टेरिफ्स, आर टेरिफ्स, आर टेरिफ्स, आर टेरिफ्स that will apply on energy intensive, मतलब जो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, इंटेंसिव गुड्स इम्पोर्टेड, मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, इम्पोर्टेड इन यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। तो इसके अंदर नोटेड है CBAM mooted बाय CBAT भी बोल रहे हैं इसको, CBAM CBAT वेंट अगेंस्ट। अब इसके अंदर ये भी बोला इकोनॉमिक सर्विसेज CBAT दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इज अगेंस्ट पेरिस अग्रीमेंट। अब वो क्या कह रहे हैं, पेरिस अग्रीमेंट क्या है कि भाई हम पॉल्यूशन कम करेंगे, ये सब वो कह रहे हैं कि पेरिस अग्रीमेंट की वजह से नहीं ये लोग लेकर आए, ये तो अपनी कंपनियों को बचाने के लिए टैक्स लेकर आए हैं, और इसमें इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है ना, इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये मैंने सारा आपको समझा दिया, CBAM जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मेंटल हेल्थ जो है वो इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। सर्वे स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 10.6% ऑफ एडल्ट्स इन इंडिया सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, while the treatment ranges between 70% and 92% फॉर डिफरेंट डिसऑर्डर्स। मतलब नंबर जो हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है, तो स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, जैसे टेली मेंटल हेल्थ कॉल है फ्री, के अंदर आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हो,
तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद इंडिया हैज़ शिफ्टेड टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। लेबर फोर्स में हमने ये कल पढ़ा था कि लेबर फोर्स में इंडियन वुमेन जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लग गई हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हैं। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।